तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये मैं कहाँ से स्टार्ट किया था आप लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर था, उसके बाद मैंने अमाइन डाल दिया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो था ना, उसमें सिर्फ इसका पार्ट 2 मुझे डालना था। ठीक है। उसको पूरा नहीं करवाया था मैं, या नहीं कर पाया था किसी कारणवश। ओके। तो कहाँ से देखेंगे उसका, थोड़ा सा टॉपिक बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है। जो आपका एसिड ग्रुप होता है, ये वाला, इससे रिलेटेड मैंने कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताया था इसका, जो मतलब कहाँ कहाँ पे होता है, और इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। अमाइन से पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 1 करके। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2 का वीडियो है, जो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे का चैप्टर देखेंगे, मतलब आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या देखने वाले हैं इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड हो। अब एरोमेटिक एलिफेटिक का मतलब तो आप लोग अच्छे से समझ गए हो। ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड जो भी होगा, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिया, फ्रॉम एल्किल एल्काइल बेंजीन। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से आप कैसे बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये आपका एरोमेटिक वाला। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब इसका नाम कैसे लेते हैं ये भी मैंने बताया था लास्ट में, तो आप जाके आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ओके। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ से इसको। तो जब आप क्या करोगे, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करोगे। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, 3 लिखा है इसका मतलब। और यदि आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन होगा ना इस टाइप का, मतलब सिंगल ऑक्सीजन और उसके ऐसा ब्रैकेट लगा होगा कभी भी, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, ये नेसेंट ऑक्सीजन की बात कर रही है। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कभी भी। ठीक है। तो जो भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होगा, उसके साथ ये भी दे सकता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। में बहुत सारे रिएजेंट होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग किया था जब चैप्टर, तो मैंने बताया था कि आप 2 कॉलम बनाना अपने, जहाँ भी आप लोग नोट्स बना रहे हो। एक जगह ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और एक जगह रिड्यूसिंग रिएजेंट लिख लेना, और जब जब मैं इसको बताते जाऊंगा वहाँ पे नोट डाउन करते रहना, तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगा। गॉट इट। जो शुरू से देख रहा है उसे पता होगा, ये जो नहीं देख रहा है अभी से बनाना चालू कर दे इसको। ठीक है। बाकी जब वहाँ देखोगे तो वहाँ भी बताया था मैं, तो आप नोट डाउन कर लेना वहाँ पे। आगे भी मैं बहुत सारे रिएजेंट बताने वाला हूँ, कहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसका वर्क जान गए तो फिर कंपाउंड अपने आप बन जाता है। ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ऑक्सीजन आके जुड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यदि एल्किल बेंजीन को यदि आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, याद रखना इसको। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। ओके। तो ये बहुत सारे अलग अलग स्टेप में दिया था, मैं इसको सिंगल स्टेप में लाके इस टाइप का चार्ट बना दिया हूँ। तो क्या बनाओगे आप लोग, देखो एरो किधर जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है। इसका मतलब आप क्या बना रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो। किससे बना रहे हो, यहाँ पे जो कंपाउंड दिया रहेगा। ठीक है। जो RCOCl, इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, सॉरी एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, एसिड नहीं बोलते। क्या बोलोगे, एसाइल क्लोराइड। जो R और CO ये जो ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं एसाइल। याद रखना इसको। ठीक है। ये वाला जो होगा इसको बोलोगे एसाइल क्लोराइड। क्लोराइड जुड़ा है इसलिए क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा होता है तो ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे जो भी आइटम होगा उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या करोगे आप लोग, हाइड्रोलिसिस करोगे। सीधा वाटर दिया होगा इसमें, या तो फिर और क्या दिया होगा, इस टाइप का दिया होगा। ठीक है, H3O+ फाइनली इसको करना है। जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या मिलेगा, एसिड में चेंज होगा ये। ओके। अब ये तो मैं इसी बता रहा हूँ सर, ऐसे मतलब इसका मैकेनिज्म भी होता है बहुत सारा, लेकिन आपको ज़्यादातर नहीं पूछा जाता 12th में, इसलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई इंटरेस्टेड होगा जो कंपटीशन एग्जाम के लिए कर रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से उसका मैकेनिज्म बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, जब भी कॉन्सेप्ट क्या याद करना है आप लोगों को, जब आप लोग एसिल क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराओगे, वाटर मॉलिक्यूल से, या इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तब वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज होगा। ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। ठीक है, याद रखना और इस चीज़ को। समझ रहे हो क्या होता है, इसमें से जो H होता है ना, ये वाला HCl, ये बाहर हो जाता है, और जो OH बचा रहता है ना, देखो जस्ट अभी समझ जाओगे आप लोग। ये आपके पास RCOCl ये दिया हुआ है, और इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हो, H2O के साथ करवा रहे हो आप। ठीक है। H2O में ये HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, HCl बाहर होगा ना यहाँ से, ये वाला HCl बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा और एक O बचेगा। आप इसको ला के जोड़ रहे हो यहाँ पे, यही हो रहा है ना। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, फिर ये होगा, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है। तो अब बना क्या है इसमें, जस्ट सिंपल मैं आपको कैसे जानोगे उसके लिए बता दे रहा हूँ। HCl यहाँ से बाहर निकालोगे, जो बचेगा इसको जोड़ देना, आपका एसिड मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये पहला इसका मेथड हो गया एसिड का। दूसरा भी क्या दिया है, फिर सेम मैकेनिज्म किसी के साथ कर सकते हो आप, एसिड एनहाइड्रेट के साथ। ये जो लिखा हुआ है ना उसका मतलब ये होता है, मतलब दो RCO ग्रुप ये ऑक्सीजन का ब्रिज बना के रहता है कभी भी। और जब इसका रिएक्शन किससे करवाओगे आप लोग, वाटर से करवाओगे, तो सेम रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या निकलेगा इसमें, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एसिटिक ये वाला O और यहाँ पे एक H निकलेगा बाहर। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे H और O बच जाएगा, तो आप इसको लाके जोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, मतलब निकलेगा क्या इसमें, -COO, एसिटिक एसिड बाहर निकलता है इसमें ये। हाँ, एसिटिक एसिड इसमें बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे CH लिख दिया मैं, CO लिखना है यहाँ पे, R लिख देना आप, RCOOH। तो ये कोई भी अल्काइल जो एसिटिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से बाहर निकलेगा और ये मिलेगा आपको RCOOH मिल जाएगा। क्लियर, ये भी सेकंड वन। अब देखो थर्ड में, अब थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसमें क्या लिए हो, एस्टर लिए हो आप। तो एस्टर को दो टाइप से फॉर्म हो सकता है, ठीक है, या तो एसिडिक कंडीशन में और एक बेसिक कंडीशन में दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे, चाहे वो एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो, तो क्या मिलने वाला है, एसिड मिलने वाला है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसी बाहर निकलेगा उसमें, RCO अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला जो ग्रुप दिया हुआ है ना यहाँ पे, जो कि MnO4 दिया हुआ है और अल्कोहलिक, OH का मतलब होता है बेसिक कंडीशन। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बेस लिया गया है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या कि OH ले लो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो वो अल्कलाइन KOH है, यहाँ पे जो KMnO4 लिया वो अल्कलाइन KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यदि अल्कलाइन जोड़ दिया तो इसमें। तो ये क्या कर रहा है, देखो दो चीज़ों को किस में चेंज कर रहा है, एसिड में चेंज कर रहा है। पहला कौन सा चीज़ है आपका, एल्कीन है, ठीक है ना, ये एल्कीन मॉलिक्यूल है और ये अल्काइन मॉलिक्यूल है। यदि एल्कीन और अल्काइन वाला कोई भी मॉलिक्यूल को आप यदि ऑक्सीडाइज करते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तब क्या किस में चेंज होगा, वो एसिड में चेंज होगा। क्लियर है इतना, आगे चलो। फिर क्या होगा, जब आप अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाओगे, ये जो अल्कोहल का रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल है बेसिकली, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराओगे, CrO3.H2SO4। इसको अलग से लिख लेना इसको, ये कौन सा रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट बोला जाता है इसको। जैसे कि रिकनॉल रिएजेंट का नाम होता है ना कुछ, वैसे ही इसका जोन्स रिएजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में पूछ देता कभी भी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जोन्स रिएजेंट या व्हाट इज जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्रोमिल ऑक्साइड CrO3, इसके साथ क्या लेते हो कभी भी, H2SO4 लिया जाता है इसको, ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लिस्ट में लिख लो अपने, बोला ना। तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। और यहाँ जो नीचे दिया है ऑब्वियसली ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। तो क्या लिया है इसमें, K2Cr2O4 और डाइल्यूट H2SO4, तो ये भी क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। मतलब जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बोल रहा है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बनता है। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड कब बनेगा, जब यहाँ पे आप रिड्यूसिंग मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तब वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज होता है। और आप जब स्ट्रॉन्ग लोगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड तो बनेगा उसमें, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना आप लोग। अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे, यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहाँ पे, लाइक जोन्स रिएजेंट है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है या फिर आपका ये वाला चीज़ है KMnO4, तो भी किस में चेंज होगा, आपका एसिड में चेंज होगा। याद रखना, यहाँ पे दिया देखो, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बना रहा है, सेम चीज़। अब एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चेंज होगा, कुछ भी कर लो उसको। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, एक एक तो आप फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो और एक टॉलरेंट रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ, RCN, एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं इसको, या तो फिर एल्किल साइनाइड बोलना है इसको। इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो दो चीज़ के थ्रू हो सकता है ये, ठीक है, एक तो एसिडिक कंडीशन में और एक बेसिक कंडीशन में। जब एसिडिक कंडीशन में आप इसको कराओगे जिसको बोलते हैं मिनरल एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCl ये मिनरल एसिड है। तो यदि एल्किल साइनाइड को जब हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है, याद रखना। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएगा और यहाँ पे क्या लिख देगा, H+, इस टाइप का। तो यदि ऐसा होगा तो ये क्या किस में चेंज होगा, एसिड में चेंज होगा। और बेसिक के साथ भी इसका होगा, लेकिन बेसिक में क्या होगा, इसमें पहले सॉल्ट बनाएगा इसका। ठीक है, सॉल्ट बनेगा, फिर इस सॉल्ट का एसिडिफाइड करना है आपको। मतलब यहाँ से देखो, RCOONA, ये मिलेगा। अब इसका एसिडिफाइड करना मतलब एसिड के साथ रेड करना है इसको, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये HCl ले रहे हो,
तो NaCl बाहर हो जाएगा और ये H यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। तो ये होता है इसमें, मतलब एक ऐसा स्टेप है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद ग्रिग्नॉल रिएजेंट से बनाया इसको। तो ग्रिग्नॉल रिएजेंट का रिएक्शन किससे कराओगे? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर, मतलब ड्राई कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड होता है ठीक है, उस ड्राई ईथर में प्रेजेंस में करना है इसको। तो किस में चेंज होगा आपका? एसिड में चेंज हो जाएगी ये, ठीक है। ये तो ये रहा इसका प्रिपरेशन मेथड। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछना कि ये स्टेप समझ नहीं आया। और एक और लास्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जब अमाइड का आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। आर यहाँ पे जुड़ा इसलिए एल्किल अमाइड। CH3 होता तो एसिड अमाइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिडामाइड बोलते हैं कि नहीं इसको? फिर एल्किल हो गया मिथैलामाइड। मिथैलामाइड भी बोल सकते हो आप, मिथैलामाइड, ठीक है। एक चीज याद रखना है इसको अच्छे से, तो क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन मेथड। अब इसको देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहला होगा आपका फिजिकल स्टेट। ये दिखने में कैसा दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब होता कैसा है ये दिखने में, कैसे पहचानोगे आप इसको? तो द लोअर फैटी एसिड किसको बोलेंगे? मैं बताया था आप लोगों को, C9 से C18 तक जितना होगा सबको फैटी एसिड बोलते हैं इसमें, फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। इसका पार्ट 1 में, तो आप देख लेना उसको। द लोअर फैटी एसिड अप टू 9, C9 मतलब 9 कार्बन होगा, ठीक है। आर कलरलेस लिक्विड। तो C9 तक क्या होगा इसका? कलरलेस लिक्विड होगा। और उसके बाद जितने भी आपके पास हायर कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा तो फिर उसका क्या हो जाएगा? कलरलेस वैक्सी सॉलिड में चेंज हो जाता है। कलरलेस वैक्सी सॉलिड होगा, याद रखना। मतलब जेल होता है ना जो आप लोग लगाते हैं, जेली टाइप होता है कभी भी, चिपचिपा टाइप का। या आप लोग डालडा देखे होगे, ठीक है ना। तो डालडा जैसे होता है चिपचिपा टाइप का, यदि तो वो उस टाइप का नेचर का होगा कभी भी, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो अब ऑर्डर, इसके बाद इसका स्मेल का जो गंध होगा वो कैसे होगा? तो द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब होता है ये वाला एसिटिक एसिड हो गया, यही होगा ना, फर्स्ट थ्री मेंबर में ही आ जाएगा। अब एक कार्बन वाला एसिड तो ऐसा कुछ है ही नहीं फिलहाल, तो यही है आपके पास, दो कार्बन से ही स्टार्ट होता है ये। और CH3, CH2 और ये वाला, मतलब एथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड आप लोग, और एक प्रोपेनोइक एसिड। तो फर्स्ट थ्री मेंबर हैव द शार्प पंजेंट ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो होता है ना पंजेंट होता है एकदम, क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में? उसको तीक्ष्ण बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एकदम तेज होता है वो ऑर्डर उसका गंध उसका बहुत ज़्यादा तेज होता है। आप उसको स्मेल नहीं कर पाओगे इस टाइप का। तो द मिडिल वन, अब उसके बाद थ्री मेंबर तो क्या हो गया? एकदम ज़्यादा पंजेंट ऑर्डर हो गया। अब उसके बाद जो C4 है, C4 से जो C9 होंगे, मतलब कार्बन कार्बन 4 तक, जैसे ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड हो गया आपका, और C9 तक हो गया आपका, नॉन एसिड हो गया आपका। तो हैव एन ऑर्डर रिंसिड बटर। तो रिंसिड बटर बटर ही होता है एक प्रकार का, तो उस बटर के जैसा इसका क्या आएगा? स्मेल आता है। तो रेंसिड बटर किस में होता है? ब्यूटारिक एसिड में होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और उसके और ज़्यादा हाइयर जब जाओगे तो दी हायर मेंबर डू नॉट प्रोसेस एनी स्मेल, और उसके और आगे जाओगे C9 के आगे तो, और इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कोई भी स्मेल नहीं देगा वो। इतनी बात हुई क्लियर। अब आओ उसके बॉइलिंग पॉइंट में। इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट इसका। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, ठीक है, देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल। एसिड का जो भी जो आपको बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल में, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। क्यों होगा? ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। एक्सटेंसिव एसोसिएशन मतलब ब्रॉड, इसका क्या हो जाएगा? एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना किसी भी चीज़ का, ठीक है, मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना होता है इसमें, ऑफ देयर मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको फर्क बता चुका हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, फिर से बता रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप का बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है। एक होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? इंटर का मतलब होता है यदि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? जैसे कि मान लो HF है इसके पास, और इसके पास HF है। HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, तो इसका जो फ्लोरीन होगा वो इस हाइड्रोजन से आके इंटरेक्ट करेगा। और इसमें फ्लोरीन है मान लो हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये वाला फ्लोरीन इसके साथ जाके अटैक करेगा। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है ये वाला
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा किसको बोलोगे, जो विथ इन द मॉलिक्यूल बनेगा, उसी मॉलिक्यूल में बनेगा, तब उसको बोलना आप लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, जैसे कि मान लो ये बेंजीन का रिंग है, इसमें COOH है और यहाँ पे NO2 दिया हुआ है, तो यहाँ का नाइट्रोजन, यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, उसी मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए उसको बोलोगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा आपको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली इवन इन वेपर फेज। इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये ब्रोकन नहीं करेगा, इवन वेपर फेज में भी पार्शियली जुड़ा ही होता है वो, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। तो वही चीज़ लिखा है इसमें, एग्जिस्ट, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बनाया हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका ये अदर मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ क्या बना रहा है, ये देखो इसका जो हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो वेपर फेज में भी ये टूटता नहीं है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इतना आगे होगा समझ आप लोग को। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर इसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका। तो सॉल्युबिलिटी मतलब अब कौन कौन से चीज़ों में डिसॉल्व होता है, नहीं होता, इसके बारे में देखेंगे। तो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे अप टू C4 कार्बन एटम, ये क्या होगा, आर मिसिबल इन वाटर। मिसिबल का मतलब होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। अब मिसिबिलिटी को आप इमेजिन इमेजिन करोगे तो क्या होगा, जैसे कि पानी को आप किस में मिक्स करोगे, ऑयल को मिक्स कर दो उसमें। ठीक है, तो आपको क्या देखने मिलेगा, दो अलग अलग लेयर देखने मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इमिसिबल, मतलब प्रॉपरली मिसिबल नहीं है वो। ठीक है ना, दो लेयर बना रहा है। और अब मिसिबल का मतलब उसका जस्ट उल्टा, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या जिसमें आप उसको घोल रहे हो। ठीक है, तो ये नेचर होगा मिसिबल नेचर। ठीक, तो जितने भी एलिफेटिक है आपके पास, एलिफेटिक अप टू 4 कार्बन तक, तो वो क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ। ठीक है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड होगा इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, ये चीज़ याद रखना। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं फिर, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। यदि आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, यही बोला ना, सिंपल एलिफेटिक एमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन। तो अप टू 4 कार्बन तक तो अच्छा रहेगा, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस टाइप का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही इसका मतलब है। और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, मतलब और ज़्यादा हायर में जाओगे तो डेफिनेटली वो डिसॉल्व, इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो वो सॉल्युबल होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक नेचर। ये भी एक रीजन है कि इसका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसमें हाइड्रोफोबिक नेचर मिलता है, इसमें किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो भी इसका रीजन है जो उसको वाटर के साथ घुलने नहीं देता। ठीक है, इतना है समझ में। अब आगे चलो। अब क्या लिख रहे हो, बेंजोइक एसिड। तो द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इंसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मतलब नहीं होता डिसॉल्व ये वाला। ठीक है, याद रखना, इसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही चाहिए होगा, जब इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो। देन कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलार सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये लेस पोलार होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिसॉल्व कर लेगा कभी भी, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये अब वाटर में तो ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा, हाइयर में तो किस में डिसॉल्व होगा भाई, तो बोलना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, जितने भी आपके पास बेंजीन होगा, ईथर होगा, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सब चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा। तो ये रहा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी इसको। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या दिखाना है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, मतलब कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएटेड इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड जब टूटता है वाटर में, ठीक है, टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनायन। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डिसोसिएट होगा वाटर में, डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक होना उसका बॉन्ड, तो वो क्या देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनायन देता है, और क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब भी आप लोग वाटर के साथ इसका रिएक्ट करवाओगे ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट का मतलब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा,
तो क्या क्या बनाएगा, एक स्टेबलाइज्ड कार्बन बनाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है वो वाला कंपाउंड बनाएगा। उस ये देखो यहाँ पे, ये कार्बन है आपके पास, ये वाला ओ एच है, और ये वाला ओ एच माइनस है। ओ एच माइनस होगा ना जब एच थ्री ओ प्लस बाहर निकलेगा, तब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस का प्रोसेस होता है कभी भी, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस चार्ज होगा ये इधर शिफ्ट होगा, और फिर क्या हो जाएगा इसका जो, अब ये इधर शिफ्ट हुआ तो इसका क्या बोल सकते हो आप लोग, डेंसिटी बढ़ा, तो फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब घूमता रहता है उसका इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, और उसी को क्या बोलते हैं, डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने पोजीशन पे नहीं है, वो डिसलोकेट हो रहा है, ये पोजीशन से इधर भाग गया, इधर से इधर भाग गया, फिर वापस आ गया अपनी जगह में, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो ये जिसमें रेजोनेंस होता है ना वो कंपाउंड ज़्यादातर स्टेबलाइज्ड होता है वो, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनायन, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए इस टाइप का यूज़ किया, और आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन। इतना समझ में आ गया आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों हो रहा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड क्यों है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होगा वो वीक एसिड होता है, ठीक है, देन मिनरल एसिड। जो आपके पास मिनरल एसिड HCl हो गया या H2SO4 हो गया, इसकी तुलना में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है, यही बोल रहा है। एंड बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स एंड मेनी फिनॉल्स, मिनरल एसिड से तो कम होगा, बट आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्गर एसिड्स है, अब मतलब स्ट्रॉन्गर किससे होगा, अल्कोहल से, मेनी एल्को या मेनी फिनॉल्स, तो उसकी तुलना में ये ज़्यादा स्टेबलाइज, मतलब फिर एसिडिक होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज दी कार्बोक्सिलेट एनायन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होगा, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके, ठीक है, मतलब डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होगा ज़्यादातर, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना अपनी ओर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, वही चीज़ बोल रहा है। तो ऐसा जितने भी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो क्या काम करेगा, स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनायन, वो स्टेबलाइज कर देगा और उसके स्ट्रेंथन, मतलब उसके जो स्ट्रांग होगा ना उसको बढ़ा देगा, उसको स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है ना। स्ट्रेंथन द एसिड, उसके एसिडिटी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा बोल रहे हैं, एंड थ्रू दिस डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, वही जो अभी जस्ट पहले आपको बताया था, माइनस आई इफेक्ट उसमें लगेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिलॉक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्जेस के थ्रू क्या करेगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट को वहाँ पे बढ़ाएगा। और रेजोनेंस इफेक्ट, जस्ट बताया ना, रेजोनेंस इफेक्ट डिलोकलाइजेशन की वजह से होता है, वही चीज़ बोल रहे थे। कन्वर्सली, यदि उसके बदले में उसके साथ फिर क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, एक चीज़ याद रखना आप लोग, यदि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, तो उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। अब क्या होगा, अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दोगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब वो क्या करेगा, वो उसके एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना, डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज दी एसिडिटी बाय द डी स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेटेड बेस। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया आपके पास, यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, या कोई भी एसिड लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यदि देखो अब कंपैरिजन करने बोलेगा, इसमें CCl2 जुड़ा हुआ है, COOH यहाँ पे हो गया, ठीक है, और CCl3 हो गया, COOH हो गया। अब मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा इससे, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ा हुआ है दो, तो ये दोनों क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इसका जो एसिडिक नेचर होगा ना वो बढ़ जाएगा, और यदि ज़्यादा क्लोरीन होगा तो भी ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू इधर पूरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा और इधर इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा ना क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, जो ट्राई जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा चीज़। तो ये इसका एसिडिक नेचर हो गया दोनों का, तो ये एसिडिक एसिड वीक होगा, उसके बाद दो क्लोरीन वाला और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ये वाला और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका, तो ये इसका एसिडिक नेचर स्ट्रेंथ हो जाएगा। ऑर्डर बनाने पूछता है इसको इसमें MCQ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना आप लोग। यदि मान लो इसमें फ्लोरीन दे दिया,
और क्लोरीन दे दिया, मतलब अलग अलग। तो फ्लोरीन वाला जिसमें होगा ना, आप उसको करना, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये जल्दी से रिलीज करेगा यहाँ के हाइड्रोजन को। देखो फर्क क्या पड़ता है इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप भूलो मत कभी। आपके पास CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है इसके पास, और यहाँ पे क्या मिला हुआ है, ये इस टाइप का ग्रुप है, यही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से तो यहाँ तो शिफ्टिंग होता ही होता है, ठीक है। साथ में यदि मान लो यहाँ पे कोई Cl ग्रुप जुड़ गया या कुछ और जुड़ गया, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोलराइज जो पावर होगा वो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जल्दी से ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में, सॉरी सर उल्टा कर दिया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन को H+ हो गया इसका, तो H+ को जल्दी से रिलीज करेगा ये, तो H+ को जैसे रिलीज करेगा ये, तो क्या हो जाएगा आपका, ये मोर एसिडिक होगा, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ गए। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसको डोनेट करेगा, इजीली रिलीज नहीं होने देगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है उस केस में। अब उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, देखो, मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड WG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लेसर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। और यदि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इसके वजह से भी जो फर्क पड़ने वाला हो क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये डेफिनेटली किस में होगा आपका, या फिर एरोमेटिक एलोफेटिक किसी में भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जैसे समझने के लिए मैं यदि यहाँ पे लिखूँ ये वाला, और मान लो इसका डिस्टेंस क्या बोल रहा है, इस डिस्टेंस मोर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे क्लोरीन है या कुछ नाइट्रो ग्रुप है या कुछ एनीथिंग एल्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये हो सकता है आपका। तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब ऑर्थो पैरा, मतलब पैरा का ज़्यादा होगा, मेटा का कम होगा, फिर ऑर्थो का और कम होगा, ये बोलना चाह रहा है इसमें, ठीक है। फिर वही चीज़ लिखा हुआ है दोबारा इसमें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंक्रीजेस, मतलब जितना ज़्यादा आर ग्रुप बढ़ते जाएगा वो उतना क्या होगा, वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता रहता है। एंड मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, जो अभी बताया मैं आप लोगों को, इनडायरेक्टली वही पूछा है इसमें, ठीक है। उसके बाद आओ केमिकल रिएक्शन में। इसका केमिकल रिएक्शन में क्या मिलने वाला है आप लोगों को, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड को टूटने की वजह से जो रिएक्शन होगा उसके बारे में देखेंगे इसमें। तो ये क्या लिखा हुआ है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है, इसको इसका रिडक्शन क्या करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो भी रिएक्शन हो, ठीक है, तो ये मिलेगा क्या आप लोगों को, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा कभी भी, और आपको क्या मिल रहा है, OH बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है इसमें, तो आप लोग एसीटेट का जब हाइड रिडक्शन करवाओगे तो एसिड मिलेगा इसमें, ठीक। फिर एसिड का यदि मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, ये वाला, और जो बचेगा उसको लिख देना, तो ये सोडियम एसीटेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है। अब वीक बेस, मतलब वीक बेस होता है ये, मॉडरेट होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर निकलेगा, तो आपको सोडियम एसीटेट मिल रहा है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख के जाना ये वाला रिएक्शन, ठीक है। आप इसका बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है यहाँ पे, तो सोडियम एसीटेट बन रहा है, ठीक है। इजी है ये, इतना वो मत करना। अब ये इंपॉर्टेंट है जो आपका, ठीक है। जब एसिड का रिएक्शन आप PCl या पेंटा, PCl मतलब ट्राइक्लोरोफॉस्फोरस, और पेंटा क्लोरोफॉस्फोरस के साथ करवाओगे तो ये क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिलता है। इसका रिवर्स वाला किए थे हम लोग पहले, ठीक है, उसको भी देखना, ये एसिड क्लोराइड से कैसे बन रहा था एसिड, तो कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, PCl के साथ PCl3, और एक और होता है एक यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, SOCl, तो इसके बार कई बार पूछा गया है इसमें, ये वाला, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड के साथ यदि एसिड दिया हुआ है तो आप उसको एसिड क्लोराइड में चेंज करना, और यदि इसका अमोनिया के साथ करा, इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस, ठीक है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनोलाइसिस करवाओगे या अमोनिया के साथ रेड करवाओगे, तब ये क्या बनता है, आपका एमाइड बनता है यहाँ पे। और इसका रिएक्शन किससे करवाओगे आप लोग, P2O5 वाला ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, एनहाइड्राइड मिलेगा इसमें, और H2O तो बाहर निकल रहा है। और अल्कोहल एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करोगे तो एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो जानते ही हो आप लोग। अब ये तो ये बना लोगे आप लोग। तो अब एसिड का क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है रिड्यूसिंग रिएजेंट, और लिथियम है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। और ये भी क्या होगा, B2S6, ये ईथर क्या दिया हुआ है, ये ईथर में डिसॉल्व होता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसमें,
और ईथर के साथ इसका रिएक्ट कर रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल का रिडक्शन करवाते हो, सॉरी एसिड का रिडक्शन करवाते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है तो आपको अल्कोहल मिलेगा इसमें। ठीक है। अब एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडा लाइम के साथ करवाओगे, इसको एक साथ क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, सीधा आर, और निकलेगा बाहर सोडियम कार्बोनेट। और एक ये होगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, ये वाला मोस्ट आईएमपी, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आता है ये। वेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में आ जाएगा ये। ठीक है, एच वी जेड रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका, एच वी जेड रिएक्शन होगा ये वाला, तो क्या मिलेगा आपको, जैसे कि आपके पास एच वी जेड रिएक्शन है इसमें, तो आर सी एच टू सी ओ ओ एच है इसमें, तो इसका रिएक्शन किससे कराओगे आप, एक्स टू और रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या मिलेगा, एक्स टू यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, साथ में रेड फास्फोरस है, तो जब इसका रिएक्शन इससे करवाओगे और इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे आप, तो ये क्या मिलेगा, इसके अल्फा पोजीशन पे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है इसमें, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन की जगह में क्या जुड़ जाएगा, आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, तो इसको बोलोगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एच वी जेड रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, एसिड से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, याद रखना है इसको। अब उसके बाद देखो रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक एसिड, हो गया, बस खत्म हो गया अभी। तो एरोमेटिक वाला बहुत सारा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है आपका। तो आपका जो ये जो आपके पास पर्टिकुलर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, याद रखना। अभी तक जितना बताया था ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था, ये होगा आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी ब्रोमीन या जो भी सोर्स होगा, तो वहाँ पे मेटा पोजिशन पे क्या जुड़ेगा, वो पर्टिकुलर ग्रुप जुड़ने वाला है। जैसे आपके पास ये बेंजोइक एसिड है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करवा रहे हो और उस ब्रोमीन उसका सोर्स है, और FeBr2 के साथ हीट कर रहे हो, तो ये ब्रोमिनेशन है बेसिकली, ये लिखा नहीं होगा कभी भी आपके पास, तो इसके मेटा पोजीशन पे क्या जोड़ना, ब्रोमीन जोड़ देना बस। ठीक है, और सेम चीज़ नाइट्रेशन के लिए क्या करोगे, एच कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड H2SO4 दिया हुआ है, मतलब नाइट्रेट नाइट्रो सोर्स है ये, तो नाइट्रो सोर्स कहाँ पे जोड़ दोगे, इसके मेटा पोजीशन पे, जैसे करते आ रहे थे ना ऑर्थो पैरा में, सेम ऐसे ही करना है, खाली मेटा में जोड़ना है इसको। ठीक है ना, अब आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, टेस्ट कैसे कर सकते हो, जो आप लोग को प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। तो टेस्ट कैसे करोगे, यदि फिनॉल मान लो कोई आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा कुछ, ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हो, तो यदि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा फिनॉल के साथ, तो एसिड में क्या होगा, ब्रीफ एफेरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसमें, इसको आप लोग प्रैक्टिकल में किए होगे, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, और फेरिक क्लोराइड उसमें मिला रहे हो तो फिनॉल होगा तो वायलेट कलर आएगा, और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो बफ कलर आता है, बफ कलर मतलब थोड़ा ग्रे टाइप का आता है कलर। ठीक है, लाइट कलर आता है इसमें। तो ये रहा आप लोगों का पूरा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, क्या क्या था आपके पास, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये चैप्टर भी कम्प्लीटली कवर्ड हो गया है। ठीक है, तो उसका केमिकल रिएक्शन SOCl2 के साथ जरूर देखना, इसका पूछा जाता है कईयों बार एग्जाम में। फिजिकल प्रॉपर्टी तो देखना ही देखना है, क्योंकि इससे एसेशन रीजन और बहुत सारे रीजन बताओ वाला क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल वाला पूरा, ये पूरा चीज़ कवर करोगे आप लोग। ठीक है, उसका केमिकल रिएक्शन देख के जाना, क्वेश्चन मार्क करके देता है इसको, डायरेक्ट भी दे सकता है, इनडायरेक्ट भी दे सकता है, मतलब यदि आपको हो सकता है ऐसा बोल दे कि एसिल क्लोराइड से एसिड कैसे बनाओगे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एसिल क्लोराइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी वर्ड को यूज़ कर करेगा वो, तो आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, तो थोड़ा लिख के पढ़ के अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, मेहनत करोगे तो बनेगा, नो डाउट। तो ये रहा आपका कंप्लीट टॉपिक खत्म यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन वाला। ठीक है, एमाइन भी आपके पास जा चुका है। ठीक है, पूरा चीज़, अब अगला चैप्टर लेके आऊँगा आप लोगों को, लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर बायोमोलिक्यूल वाला। ठीक है, तो आपका पूरा कवर होते जाएगा धीरे धीरे, सीजी वाले थोड़ा पेशेंस रखे, उसके लिए भी डालूंगा मैं। ठीक है, तो चलो अच्छे से पढ़ो और तैयारी करो, तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।